हिंसा की अपेक्षा भले ही युग आधुनिक आ गया हो, पुराना ज़माना चला गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी पुरानी चीज़ें जो है भले ही परिवर्तन आए लेकिन बदल नहीं जाती है। सादा सरल जीवन उस समय भी महत्वपूर्ण था और आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए लोग हिंसा प्रधान वातावरण की अपेक्षा एक बेहतर सादा सरल जीवन ज़्यादा पसंद करते हैं। और कवि इसी बात की ओर यहाँ पर संकेत करते हैं। सूत्र हमेशा याद रखना है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कभी भी यही समझाता है, हिंसा से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप लोग गुजराती की एक कविता पढ़ते हैं सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक कलिंग के विजय के बाद जब युद्ध पूर्ण होने के बाद जब घूमने निकले मैदान में, तो कलिंग का युद्ध हजारों लाखों की तादाद में जो लोग मरे हुए थे उनकी लाशों पर घूमते हुए निकलते हैं और लहू से भरे हुए गड्ढे, लाशों का पूरे युद्ध के मैदान में बिखरा होना। सम्राट अशोक जो है, ऐसा महान राजा भी जो है, वह भी युद्ध की इस हिंसा की इस विभीषिका जो है उसे स्वीकार नहीं कर पाते। और अशोक का जो हृदय परिवर्तन है वह होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की सहज वृत्तियाँ है, वह हिंसा को प्राधान्य नहीं देता है। उसकी अपेक्षा एक सादा सरल जीवन जीना उसे बेहतर पसंद है। और आप जानते हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म अंगीकार करके दीक्षा ली। इतिहास में ये घटनाएं प्रसिद्ध है और ऐसे तो अनेक सारे उदाहरण मिल जाते हैं। हम लोग आधुनिक समय में भी पहले और दूसरे विश्व युद्ध की बातें पढ़ते हैं, तो उसमें जो विनाश हुआ है उसकी मानव जाति इतिहास गवाह है कि लोगों को यह पसंद नहीं आया। तो इस बात का कवि ने बहुत खूब ही सुंदर यहाँ पर उल्लेख किया है कि हिंसा प्रधान वातावरण की अपेक्षा एक सादा सुंदर जीवन लोगों को पसंद है और वहीं हमारे काम में आता है। कभी आगे कहते कि क्रूरता और विनम्रता ये दो चीज़ें हैं। क्रूरता मतलब हिंसा, आक्रामकता, क्रूरता और विनम्रता ये दो चीज़ें हैं। उनमें से श्रेष्ठ कौन सी है? विनम्रता। कभी विनम्रता को श्रेष्ठ बताते हैं। यह बात हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि हिंसा का शोर आज के समय में ज़्यादा है, क्रूरता का शोर आज के समय में ज़्यादा है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हिंसा करने वाले लोग जो है वह संगठित होते, एक सूत्र में होते। क्या आपने कभी अच्छे लोगों के समूह देखे? सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हो, कर्मनिष्ठ व्यक्ति हो, धर्म प्रिय व्यक्ति हो या समाज सेवी व्यक्ति हो, ये अकेला दुकला इधर उधर घूमता रहे या संघर्ष करता रहे। क्या किसी समाज सेवियों का एक संगठन बहुत बड़ा देखा है आपने? नहीं देखा। अकेला कोई समाज सेवी होगा जो अपना काम जो है वह संघर्ष के साथ करता रहता है। जबकि हिंसा करने वाले, क्रूरता करने वाले, गुंडे बदमाश है तो एक समूह में होते हैं। अगर एक गुंडे को किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा समूह आकर आपके सामने लड़ाई के लिए खड़ा हो जाता है। यही बात है कि हिंसा करने वाले एक सूत्र में संगठित होते हैं, इसलिए उसकी ताकत ज़्यादा दिखती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि विनम्रता जो है उसका कोई मूल्य ही नहीं। कितना भी हम प्रयत्न कर ले, लेकिन क्रूरता या हिंसा की अपेक्षा विनम्रता जो है वह श्रेष्ठ है कवि के विचार से। कवि यही बात कहते हैं कि विनम्रता में शोर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वह विनम्रता है।
उसमें शोर बिल्कुल नहीं होता, दिखावा बिल्कुल नहीं होता। और जब विनम्रता में शोर का प्रवेश हो जाता है तो वह विनम्रता रहती नहीं। कवि बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब ऊंचे पेड़ होते हैं और डटकर हवा आने पर खड़े रहते हैं, तन कर खड़े रहते हैं, यूँ कह सकते हैं। लंबे ऊंचे पेड़ होते हैं, वह हवा का मुकाबला करने के लिए तन कर खड़े रहते हैं, और जब हवा लगती है तो शोरगुल करते हैं, आवाज़ ज़्यादा आती है। बड़े ऊंचे पेड़ होते हैं, उनको ज़्यादा हवा आने पर वे तन कर खड़े होने के कारण क्या करते हैं? आवाज़ करते हैं, शोर करते हैं। लेकिन कभी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि दूब नाम की एक घास, दूब, ये घास ऐसी होती है जो उसमें लचीलापन होता है, लोचदार घास होती है। थोड़ी सी भी हवा आती है तो झुक जाती है और हवा के चले जाने के बाद फिर खड़ी हो जाती है। तो कवि इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दूब पेड़ की अपेक्षा कम शोर मचाती है क्योंकि वह लोचदार होती है और हवा आने पर झुक जाती है। इसलिए विनम्र व्यक्ति झुक जाता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वह विनम्र है तो उसमें सामना करने की क्षमता नहीं है। जबकि जो डटकर खड़े रहते हैं वह हवा लगने पर टूटकर गिरने की भी संभावनाएं रहती है। ज़्यादा शोर करने वाले पेड़ ज़्यादा हवा आने पर टूटकर गिरते भी हैं, लेकिन दूब की तरह जो लोचदार होता है वह शोर भी कम मचाता है और झुक जाने के कारण, विनम्रता होने के कारण वह बची भी रहती है। विनम्रता व्यक्ति का भूषण है। गांधी जी तो यह कहते थे हिंसा करने वालों के सामने कि कोई एक गाल पर तमाचा लगाता है तो उसे दूसरा गाल देना चाहिए। उसकी हिंसा जो है वह दूसरी बार थप्पड़ लगाते वक्त उसके हृदय में जो है वह थोड़ा सा परिवर्तन तो आएगा। तो गांधी जी का ये विचार था कि किसी हिंसा प्रिय व्यक्ति को हिंसा से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये उनका विनम्रता का गुण था और विनम्र व्यक्ति ही जो है वह महान बनता है। कवि अंतिम पैराग्राफ में इसी बात की बात करते इस कविता में, पंक्तियों में, कि विनम्रता व्यक्ति का भूषण है और इसे कायरता नहीं कहा जा सकता। उसे हम कायरता नहीं कह सकते। विनम्रता तो एक गुण है, कोई भी व्यक्ति इसे कायरता नहीं कह सकता। जब कोई महान व्यक्ति होता है वह विनम्रता दिखाए तो वास्तव में उसकी विनम्रता जो है वह रंग लाती है। कवि इसी बात का संकेत यहाँ पर करते हैं। और अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि नए जमाने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद भी हमारी पुरानी जो समझदारियाँ है, भावनाएं है, विचार है, ये सभी समझदारियाँ जो है वह कहीं न कहीं रूप में बची रहती है और आज भी किसी न किसी रूप में हमें काम में आती है। ये पुरानी समझदारियाँ कौन कौन सी है? तो कि सच और झूठ, अहिंसा, प्रियता, विनम्रता और थोड़ी सी जो खट्टी मीठी जीवन में यादें हैं, ये सभी पुरानी समझदारियाँ हैं और ये यादें जीवन में किसी न किसी प्रकार से शेष बची ही रहती है, शेष रह जाती है। कितने ही संसार में परिवर्तन आ जाए, लोग कितने ही मूर्खतापूर्ण काम क्यों न कर ले जीवन में, उसके बावजूद भी हमारी पुरानी समझदारियाँ ये जितनी भी है, उन सभी समझदारियों में से आधुनिक समय में भी हम कुछ न कुछ सीखते अवश्य है। वह हमें
काम में आती ही है। तो ये बात याद रखिए। कौन सी पुरानी समझदारियाँ? तो कि झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और थोड़ी सी जीवन में खट्टी मीठी यादें, ये सभी पुरानी समझदारियाँ कवि के हिसाब से शेष रह जाती है जीवन में। तो इस प्रकार दोस्तों कह सकते हैं कि पुरानी चीज़ों के पक्ष में शीर्षक से ही स्पष्ट है। कवि राजेश जोशी इस पूरी कविता में अपने विचार जो है वह पुरानी चीज़ों के पक्ष में रखते हैं, चाहे वह यांत्रिक चीज़ें हो, वैज्ञानिकता की बात हो या और किसी भी प्रकार की परिवर्तनशीलता की बात हो। उसके बावजूद भी वह प्राचीन समय में, पुराने समय में जो चीज़ें इस्तेमाल में लाई गई, आज भी किसी न किसी रूप में हम इस्तेमाल में उसका उपयोग जो है वह लाते हैं। तो इसी बात का कवि ने इस तीसरे पद्य में उल्लेख किया है, जिसके सारांश के तौर पर हमने चर्चा यहाँ पर की। यहाँ पर हम सारांश पूरा करते हैं। अब हम कविता को पढ़कर उनकी पंक्तियों में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनकी चर्चा भी कर लेंगे। धन्यवाद।